नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंगल कमल प्रदेश कार्यालय में भाजपा एसटी सेल की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन। एसटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, प्रदेश के एसटी सेल के पदाधिकारियों समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता बैठक में मौजूद। भाजपा एसटी सेल प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस ने लड़ा चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान को किया है अपमानित, लोगों को बहकाकर जीती हरियाणा में 5 सीटें। कांग्रेस पार्टी को पता था कि वह चुनाव हारेंगे, इसलिए कर रहे थे झूठी घोषणाएं। आज के दिन कांग्रेस ने जो वादे दलित समाज से किए थे वह लोग आज आहत हुए हैं। कांग्रेस एक काम बताए उन्होंने जो एसटी समाज के हित में किया हो। कांग्रेस ने एसटी समाज के साथ पाप किया है। जो कांग्रेस ने पाप किया है, झूठ बोलकर हमारे समाज को गुमराह किया है, आज दलित समाज गुस्से में। आज दलित समाज पूछना चाह रहा है कि कहाँ है 8500 रुपए जो आपने दलित समाज के फार्म भरवाए थे, कहाँ है? आपने भराए थे कि 1-1 लाख रुपए हम गरीबों को देंगे, कहाँ है? हम दे रहे हैं, हमने अभी दिए। हम शायद नहीं हार गए तो 5 सीट तो आई है उनकी। उनको पता था कि चुनाव हारेंगे और इसलिए झूठ बोल दो। कहीं भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं। आज वो 15 लाख देखिए कोई स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी आप प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं एक व्यक्ति को मिलने लगा, 80 करोड़ लोगों को। आप चेक कर लीजिए। और कितने लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का कितने लोगों को मिला है, आप चेक कर लीजिए। विधानसभा के अंदर हम दावा कर रहे हैं आपको, और दावा ही नहीं, हरियाणा का दलित गुस्से में है कांग्रेस के प्रति कि उसने हमें गुमराह किया। एक ऐसी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि का सम्मान किया, संत शिरोमणि गुरु रविदास का सम्मान किया, सदगुरु कबीर साहब का सम्मान किया, ऐसे महापुरुष के साथ हम कांग्रेस के बहकाव में आकर गलत किया, उसको सुधारने का काम हमारा दलित समाज करे। बीजेपी के नेता और पूर्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर का कांग्रेस पर तंज, बोले लोकसभा चुनाव में आरक्षण जैसा झूठ फैलाकर लोगों को बहकाकर आरक्षण खत्म हो जाएगा, जीती हरियाणा में 5 सीटें। उन्होंने कहा कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। हरियाणा में 5 सीट हारने को लेकर कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समीक्षा कर रहा है। सिरसा में भी भीतरी घात की बात तो नहीं करूंगा, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को बहकाने और दुष्प्रचार का काम किया है उससे लोग उनकी बहकाई में आ गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। पिछले चुनाव में बोले संविधान बदल देंगे, खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बहुत झूठ का सहारा लिया गया। और मैं समझता हूँ कि जो काम अच्छे किए थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, मनोहर जी और राज नायब सैनी जी की जो सरकार प्रदेश में कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस संविधान बचाने में और उस सारा दुष्प्रचार में फीका पड़ गया। और मजबूती से हम लोगों के बीच में जाएंगे, सत्यता को पूरा हरियाणा जाने, अगले महीने भर का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और मजबूती से अपनी बात रखेंगे। कितने कितने संविधान के अंदर 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी तब 106 बार संशोधन हुआ, जब बीजेपी की सरकार हुई तो मात्र जो है 5-7 बार संशोधन हुए। तो इससे पता चलता है कि संशोधन कानून में कौन करना चाहता है, संविधान को कौन खत्म करना चाहता है। क्योंकि जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर, और जनता ही साथ देगी। अभी भी जनता ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत करते हैं, आगे उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। चुनावी मैदान है, 3 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि उत्साहित होने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कोई ऐसा कोई चमत्कारी
मामला तो हुआ नहीं है। कांग्रेस का 13 से 5 पे आ गया तो काफी तरह क्यों नहीं होंगे? नहीं। और वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार तो पिछली बार भी बन जाती, पिछली बार गड़बड़ी किसने करी? उन्हीं लोगों ने करी जो अब फिर दोबारा कह रहे हैं। तो इसलिए सरकार बनाने के तो हम सपने हैं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता, वो जो एक कई बार गुस्सा होता है, वो गुस्से के रूप में लोगों का निकल भी गया और लोगों को समझ में भी आ गया कि झूठ का सहारा लेकर के, अफवाहें फैला करके, षड्यंत्र रच के ये जनादेश जो दिख रहा है वो लिया गया है। हकीकत में आज भी लोग मोदी जी को चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं और कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेत्री और पूर्व सांसद सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल का चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह पर पलटवार। बोली, चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। वो जिस बीजेपी में थे उसका संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन अब उनके तो जिले के भी जिलाध्यक्ष नहीं है। सुनीता दुग्गल ने सिरसा से सिटिंग सांसद होते हुए भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के मलाल पर दिया जवाब। बोली, टिकट नहीं मिलने का कोई मलाल नहीं, यह काम पार्टी का है। पार्टी किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है, किसे चुनाव लड़वाना है और किसे नहीं। हरियाणा में बीजेपी 5 सीटें हारने को लेकर भी कहा कि पार्टी समीक्षा कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने संविधान खत्म बीजेपी कर देगी ये दुष्प्रचार किया, उसका असर रहा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, वो उसका काम है कि जो भी संगठन उसको काम दे, उसको वो ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ करे। और ये निर्णय करना कि चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये संगठन का काम है। और हम लोग केवल जो एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन जो जिम्मेवारी देता है उसको ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ निभाते हैं। और इसलिए कहीं किसी तरह का कोई मलाल नहीं होता। जहां पर जिसको संगठन ये समझता है कि यहाँ से विनेबिलिटी है, यहाँ से इस कैंडिडेट को देना चाहिए, जो समीकरण है, सभी समीकरणों को देखकर जिसको भी टिकट दी जाती है, सबके सब उसके साथ लगते हैं। बीजेपी यूजर फरोख की नीति। देखिए, वो हमारी पार्टी के अंदर 10 साल तक रहे और 10 साल तक वो अलग अलग पदों पर रहे। वो यहाँ पर मंत्री भी रहे और जो है उनके बेटे जो हैं ब्रजेंद्र जी हमारे साथ 17वीं लोकसभा के अंदर सांसद भी रहे और उनकी धर्मपत्नी जो है वो विधायक भी रही। तो इतना कुछ पार्टी ने जो है संगठन ने उनको दिया और उनकी जो बात है वो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा पार्टी संगठन ने उनको दिया, इतना तो मुझे लगता है कि शायद कोई भी ऐसा परिवार या कोई भी ऐसा जो है वो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं होगा कि जितना हमारी पार्टी ने उनको दिया है। ऐसे उसमें में उनकी ये बात जो है वो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा आत्म अवलोकन करना चाहिए इस तरह की बात करने से पहले। तो विजेंद्र सिंह भी सांसद रहे आपके, क्या अभी उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, मुख्यमंत्री बदले, काफी देर हो गई है, अब कांग्रेस के साथ मुझे लगता है कि अब उनको अपने संगठन के बारे में, कांग्रेस के संगठन के बारे में सोच विचार करना चाहिए कि जिस संगठन में वो थे पहले, उस संगठन में कितनी ताकत थी। हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर, मंडल से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर और बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक जो है वो हमारा संगठन तैयार है। और उनके संगठन में आज की तारीख में जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखा तो कम से कम वो वहां पर उसको इम्प्लीमेंट करने की सबसे पहले कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी केस में दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गुप्ता ने बीजेपी पर केजरीवाल को एक षड्यंत्र के तहत जेल में भेजने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा का केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जमानत लेना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सुशील गुप्ता तो इस तरह जमानत मिलने को ऐसे दिखा रहे हैं कि वे केस से बरी हो गए हो या केस खत्म हो गया है। जमानत मिलना अलग बात है, केस से बरी होना अलग। केजरीवाल पर सीबीआई ईडी ने बिना किसी वजह के केस नहीं बनाया हुआ, उनके पास सबूत होते हैं तभी केस दर्ज करती है। ऐसा बेल लेना हर
नागरिक का मौलिक अधिकार है। बेल मिलना का मतलब ये नहीं कि उसके मुकदमे खत्म हो गए। बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। सुशील गुप्ता तो ये प्रचार कर रहे हैं कि जैसे उसको बरी कर दिया है। अरे बरी होता तो उससे पहले तो मनीष सिसोदिया वो 1.5 साल 2 साल से अंदर है, सतेंद्र जैन है वो अंदर हैं। अगर उनके केसों में दम है तो कोर्ट ने ना तो मनीष सिसोदिया को बेल दी ना सतेंद्र जैन को दी, और एक उन पर केस एक क्या कई केस हैं। और जो अपने आप को महा ईमानदार कहता रहा है कि अरविंद केजरीवाल महा ईमानदार कहता, महा ईमानदार आज उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है। अब मैं दिल्ली गया था, आज मुझे लोग कह रहे थे कि ये तो उनके आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि इन्होंने कॉरपोरेशन की टिकटें भी बेची, इन्होंने एमएलए की टिकटें भी बेची, इन्होंने एमपी की लोकसभा राज्यसभा दोनों, ये मतलब आरोप लग रहे हैं। तो जो आदमी महा ईमानदार हो, जिस आदमी ने ये कहा हो कि मैं एक सामान्य आदमी की तरह रहूंगा और सामान्य आदमी की तरह रह के मैं चीफ मिनिस्ट्री करूंगा, आज उसने 50 करोड़ रुपए का तो उन्होंने रेनोवेट कराया अपना घर, तो वो कहाँ से सामान्य आदमी है। तो वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया सारा टोटल फर्जी मामला था, और वो इस केस में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। अब वो निकलने के लिए तरह तरह के पैतरे कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ईडी ने और सीबीआई ने जब उनके पास पुख्ता प्रूफ होते हैं उसके बाद ही केस रजिस्टर करते हैं। वो 35,400 की मांग को लेकर क्लर्क संगठन ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के राज्य प्रधान बलजीत जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई आगे की रणनीति। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 15 जुलाई से साइकिल व पैदल यात्रा के माध्यम से क्लरिकल एसोसिएशन पंचकुला की ओर करेगा कूच। अगर इसके बावजूद भी सरकार का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री के साथ विधायकों और मंत्रियों के आवास का भी करेंगे घेराव और संपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर जा सकता है लिपिक वर्ग। सर 15 से जब तक रहेगा जब तक हमारी टीम चंडीगढ़ नहीं पहुंचती है। अगर चंडीगढ़ पहुंचने तक सरकार ने मांग नहीं मानी तो फिर पूर्ण हड़ताल होगी। पिछली बार हम 42 दिन हड़ताल पे रहे, आप सभी पत्रकार साथियों को पता है, आपने कवरेज किया था। उस समय हम पूर्ण हड़ताल पे थे। सरकार ने उस समय हमें ये कहा, हमने सरकार से ये नहीं कहा कि हमें ये दे दो, हमने ये कहा था कि आप पहले हमारा काम जांच करिए, हमारी समीक्षा कराइए कि हम काम कितना करते हैं, उस काम के हिसाब से हमें पैसे दें। लेकिन सरकार ने समीक्षा नहीं कराई। सरकार ने किसी दूसरे स्टेट की पॉलिसी लाके टेक दी कि उस स्टेट के अंदर ये मिलता है। भाई उस स्टेट में 2 साल के बाद प्रोविजन पीरियड के बाद तो वही हो जाता जो मांग रहे, और सरकार ने दिया क्या। मैं आपको एक चीज बताऊं साथियों को, सरकार ने 19,900 से 21,700 किया था। 19,900 में जो बाबू लगा 2020 में, उसकी 23,000 से करोड़ तो वैसे सैलरी होगी थी, 21,000 दिया क्या। सोचने वाला पॉइंट है साथियों, सोचना। जिनकी सर्विस 30-30 साल होगी उसकी 30-40 हजार तो बेसिक है, उसके 21,000 में आप देना क्या चाहते हो। आप उसके गैल मजाक कर रहे हो। ये आप सभी साथियों का फर्ज बनता है कि सरकार से क्वेश्चन पूछे कि इन क्लर्कों ने क्या गुनाह किया कि इनकी हर बार बेसिक घटाई गई और इनके साथ जो कर्मचारी थे उनकी बेसिक बढ़ाई गई। आज एक क्लर्क में और एक ग्रुप डी के साथी के अंदर सैलरी में कोई फर्क नहीं है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के नाम हम और अब वेलफेयर सोसाइटी द्वारा MS सरस्वती स्कूल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन। इससे पहले भी MS सरस्वती स्कूल में लगाए जा चुके हैं 10 रक्तदान शिविर। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीन एकेडमिक PGIMS डॉक्टर ध्रुव चौधरी व महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी। मुख्य अतिथियों द्वारा रक्तदाताओं को बैज लगाकर की हौसला अफजाई। स्कूल के डायरेक्टर हिमाक मित्तल ने बताया कि स्कूल द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होता रहता है आयोजन।
नमस्कार, मैं हूं हिमांग मित्तल, एमएस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हमारे प्रांगण में सहयोगी संस्था हम और आप वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हमारे स्कूल के प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हेल्प की जाएगी। हमारे शहर में, हमारे आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको खून की कमी रहती है, तो हमारा लक्ष्य ये है कि खून की कमी को पूरा करना। तो हमारे यहाँ पे जो ब्लड डोनर्स आ रहे हैं, तो उनको काफी प्राउड फील हो रहा है इस बात से कि वो उनका जो ब्लड का एक जो पार्ट है वो उनके काम आ रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रितु है और मैं एमएस सरस्वती स्कूल में एज अ प्रिंसिपल डेजिग्नेटेड हूँ। हमारा स्कूल चैरिटी के कामों में हमेशा आगे रहा है और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा। ब्लड डोनेशन कैंप हर साल हमारे स्कूल में आयोजित किए जाते हैं। आर्मी कैंप भी हमने आयोजित किया था। आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित बार हम कर चुके हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। साथ ही ब्लड डोनेशन के अलावा बाकी जो सामाजिक कार्य होते हैं समाज की भलाई के लिए, उसमें हमारा स्कूल, यहाँ का स्टाफ, यहाँ तक कि यहाँ के विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाने का सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो किसी जरूरतमंद को समय पर खून उपलब्ध कराया जा सके और दूसरा यहाँ के बच्चों में भी, जो यहाँ वॉलंटियर्स होते हैं, ड्यूटी देते हैं, उनमें भी एक अच्छी भावना जागृत हो, एक नोबल एक्ट करने की उनके अंदर फीलिंग आए कि हमें भी अच्छा काम करना है और वो समाज में ये संदेश पहुंचा सके। आज एमएस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रक्तदान कैंप लगाया गया, जो हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से ये रक्तदान कैंप है। और ये एमएस सरस्वती का 11वां रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट जो पीजीआई से डॉक्टर ध्रुव चौधरी और सानिध्य आदरणीय बाबा कपिलपुरी जी का रहा। तो ये रक्तदान शिविर आप देख रहे हैं, रक्तवीरों का हौसला बहुत बढ़ चढ़ कर रक्तवीर भाग ले रहे हैं और हमारा यही आज की कोशिश है कि 100 मिनिमम रक्तदान यहाँ पे हो जाए। आप इस समय हमारे रोहतक पीजीआई में ब्लड की काफी शॉर्टेज भारी मात्रा में चल रही है। जैसे प्रेगनेंसी केस हो गया, थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड नहीं मिल पा रहा और अन्य दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति हैं, इन सभी के लिए हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है। नशे से दूर रहने व बलवान और चरित्रवान बनने का संदेश लेकर सर्वखाप और हरियाणा पूर्व सैनिक संघ लगातार प्रयासरत है। हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने आज रोहतक के पुराना बाजार स्थित जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों के बीच पहुंचे। वहां पहुंचने पर विद्यालय प्रांगण में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कैप्टन जगबीर मलिक ने विद्यार्थियों और स्टाफ के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से सभी प्रकार के नशों से अवगत करवाते हुए उसके बुरे प्रभाव और दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। कैप्टन जगबीर मलिक ने विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि किस प्रकार से शरीर और मस्तिष्क पर नशे का प्रभाव पड़ता है। नशे से शारीरिक और मानसिक तौर पर लोगों को हानि पहुंचती है। इस दौरान सभी विद्यार्थियों को पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।